नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी हंगामा, विपक्ष ने जमकर मचाया उत्पात, दोनों ही सदनों की कार्यवाही हुई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। संसद परिसर में हुए धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी पर केस दर्ज, घायल सांसदों के बयान लेगी पुलिस, पूछताछ के बाद राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा मंदिर मस्जिद विवाद जैसे मुद्दे उठाकर नेता बनने की हो रही कोशिश ये गलत है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, दिल्ली के महरौली से हुआ था नाम का ऐलान, विधायक बोले जब तक बेकसूर साबित नहीं होता नहीं लड़ूंगा चुनाव। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण पर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। सबसे पहली खबर में बात संसद सत्र के आखिरी दिन की। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने जमकर उत्पात मचाया। संसद परिसर में सांसदों के साथ हुई धक्का मुक्की का मामला आज भी सदन में उठाया गया। विपक्षी सांसद जहां सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते दिखे, वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने विपक्षी सांसदों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर से हंगामा करना शुरू किया। ऐसा ही हाल राज्यसभा में भी रहा। सांसदों के हंगामे के बीच आखिरकार दोनों ही सदनों की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज आखिरी दिन रहा, क्या क्या हुआ? भाई आखिरी दिन क्या, पूरे सेशन में जो हुआ आज आखिरी दिन वही हुआ। पैसे की बर्बादी हुई, समय की बर्बादी हुई। भाई आपको संसद में किस लिए भेजा जाता है जनता के द्वारा? ये जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए संसद को आपने अखाड़ा बना लिया। संसद ना हुआ, वो कोई सड़क को जंतर मंतर बन गया। वो तो क्या हासिल हुआ? विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया। विपक्ष को क्या हासिल हुआ? एफआईआर, बदनामी। आपकी अगर कोई स्ट्रेटजी होती तो समझ में आता। प्रधानमंत्री मोदी को वन नेशन वन इलेक्शन उसको पेश करना था, पेश हो गया। आपसे तो कुछ नहीं हो पाया। आप रोक पाए? नहीं रोक पाए। तो कहने का मतलब यह है कि विपक्ष की जो रणनीति है कि संसद नहीं चलने देना है, कल आपकी रणनीति हो जाएगी देश नहीं चलने देना है, परसों आपकी रणनीति हो जाएगी ट्रेन नहीं चलने देना है, कुछ मत चलने देना। और इसी कारण से देश की जनता आपको हमेशा विपक्ष में बिठाती है। जी। वहीं संसद धक्का मुक्की कांड में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक संसद परिसर में हुए इस कांड में घायल सांसदों मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी के बयान दर्ज किए जाएंगे। घटना की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो की पड़ताल होगी। मीडिया के कैमरे की भी फुटेज के सबूत के तौर पर इसे जुटाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि फुटेज इकट्ठा करने के लिए लोकसभा स्पीकर से इजाजत ली जाएगी। पुलिस सांसदों का बयान लेने और फुटेज मिलने के बाद घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट कर सकती है। राहुल गांधी और अन्य सांसदों को नोटिस भेजा जाएगा। सांसदों का बयान दर्ज करने के बाद इस मामले में राहुल गांधी से भी पूछताछ की जाएगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब आगे क्या होगा? मुश्किल तो बढ़ती नजर आ रही है। भाई आप राहुल गांधी की न्यूज दे रहे थे, मुझे लगा किसी क्रिमिनल के बारे में आप बता रही हैं कि जिनके ऊपर इतना इतना संगीन आरोप लग गया। पुलिस तो अपना काम करेगी, एफआईआर दर्ज हो गया। क्या हालत हो गई है? नेता प्रतिपक्ष एक सांसद को धक्का देकर गिरा देता है, उसके ऊपर 6 संगीन आरोप लग जाते हैं। मैक्सिमम 7 साल की सजा है अलग अलग धाराओं के तहत। आज गायब हो गए आप। वकीलों ने बता दिया कि तो अब तो मामला सीरियस हो गया है। यही करने के लिए राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। लोग डिफेंड कर रहे हैं, लोग डिफेंड कर रहे हैं। धक्का मुक्की, मार पीट, रकस, उस कमोशन को बहुत सारे पत्रकारों को मैं देख रहा हूं वो डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर एफआईआर हो गया। होगा नहीं, आपके लिए देवता होंगे। कानून की नजर में जो संविधान लेकर के ये चलते हैं, उस संविधान की नजर में सब बराबर है।
कोई ये काम पड़ोसी करे, गुंडा करे, मवाली करे, सड़क पे करे या संसद के अंदर करे, कार्रवाई तो होगी। और आपने मौका दिया है, आपने मौका दिया है। आपको वहां नहीं जाना था जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और अगर कोई हादसा हो गया तो उसी वक्त आपको माफी मांग लेनी थी। सारंगी साहब के साथ खड़े होना था, उनको आपको अपनी कार में बिठा करके हॉस्पिटल लेके जाना था। आप वहां उल्टा आकर के अपना दंभ अहंकार दिखा रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने मुझे धक्का मारा। अब किसने धक्का मारा, कैसे वो हादसा हुआ, अब ये पुलिस के पास है। कितना खराब लग रहा है कि पुलिस इंस्पेक्टर जो है देश के नेता प्रतिपक्ष को बुलाएंगे, थाने में बिठाएंगे, पूछताछ करेंगे। यही अस्तर हो गया है हिंदुस्तान की राजनीति का। जी, इस खबर में बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताई है। भागवत ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भागवत बोले कि भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं और हमें इसका एक मॉडल बनाने की भी जरूरत है। आगे मोहन भागवत ने यह भी कहा कि भारत में अक्सर अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चर्चा की जाती है। अब हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों में अल्पसंख्यक समुदायों के किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके का बयान इन्होंने दिया है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैसेज शांति का है, विवाद को खत्म करने का है। आरएसएस हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इतने सारे संगठन, इतनी सारी चीजें उनके पास है, तो उनका एक दायित्व है कि समाज के अंदर अगर किसी मुद्दे को लेकर के माहौल खराब हो रहा है, उसमें वो इंटरवीन करे और किस तरीके से शांति स्थापित की जाए उसके बारे में वो कहें। और बिल्कुल सही कहा है मोहन भागवत जी ने कि इसको लेकर के हर जगह मंदिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं वो अपने संवैधानिक अधिकारों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई जाकर के तोड़ नहीं रहा, कोई मस्जिद के ऊपर बॉम्ब नहीं मार रहा। ये तो संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है कि कोई मुद्दा है, किसी को कुछ लगता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। रॉन्ग क्यों हो जाता है? रॉन्ग इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कुछ लोग मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करके माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। ये देश सही को सही, गलत को गलत जिस दिन कहना शुरू कर दे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब ये सारे लोग सही को सही कहे, भाई देखिए, इतिहास के काले अध्याय को खंगालना कोई बुरी बात नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप छिपा देंगे तो ये छिप जाएगा। एक छोटी सी कहानी बता देता हूं। शांति चाहिए, मोहन भागवत जी शांति के लिए कह रहे हैं, सरकार भी कह रही है, सारे लोगों को शांति के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वो कैसे आएगा? मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, साथ रह रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति के दादाजी ने दूसरे दोस्त के दादाजी को प्रताड़ित किया था, उसकी हत्या कर दी थी, सब कुछ लूट लिया था, तो वो इतिहास हो गया। और अब ये दोनों साथ हैं, साथ में कुछ एक साथ मिलकर कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो इतिहासकार, सरकार जो काम करती है कि दो सिचुएशन है, उन दोनों ही व्यक्ति को यह बता दिया जाए कि इतिहास में यह हुआ था कि तुम्हारे दादाजी ने इसके दादाजी की हत्या की थी, लेकिन वो गॉन बाय है, वो पास्ट है, उसको जाने दो, अब साथ में मिलकर रहना है। या दूसरा तरीका कि दोनों को अंधकार में रखो कि इतिहास में क्या हुआ किसी को बताओ ही मत। दोनों से ही शांति आ सकती है, लेकिन दूसरे वाले में एक खतरा है कि आपको पता नहीं, यू आर नॉट श्योर कि जिस दिन उस व्यक्ति को मालूम चलेगा कि
कि हमारे दादाजी की हत्या इसके दादा ने की है, फिर क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अच्छा तरीका यही है कि सच सच, हकीकत, सारी चीजें वो दिन के उजाले की तरह देश के सामने होना चाहिए। किन मंदिरों को तोड़ा गया, कहाँ आतताई लोगों ने हिंदुओं के ऊपर हमला किया, ये सारी चीजें समाज को मालूम होना चाहिए। और उसके बाद इस हकीकत को जानने समझने के बाद समाज, सरकार, अदालतें ये तय करे कि किस पे किसका अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी। और अब बात केजरीवाल की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में उम्मीदवारों के चयन को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच आम आदमी पार्टी के महरौली विधानसभा सीट से विधायक नरेश यादव ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने विधायक नरेश यादव की जगह महेंद्र चौधरी को महरौली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। बता दें कि विधायक नरेश यादव ने कहा है कि आज से ठीक 12 साल पहले मैं अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की राजनीति से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था। आम आदमी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मैंने अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर उन्हें बताया कि जब तक कोर्ट में मैं बेकसूर साबित नहीं होता, मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या लग रहा है यही वजह है क्या? देखिए, कोई नेता चुनाव नहीं लड़ता है तो उसके कारण ये सारे नहीं होते हैं। दो ही कारण हो सकते हैं। उनको कहा गया होगा कि भैया आप सरेंडर करो, आप हमारे उम्मीदवार नहीं हो, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है। अभी उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी ने की है। टिकट के ऊपर मुहर तब लगती है जब आप नॉमिनेशन करते हैं और पार्टी की तरफ से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वो सर्टिफिकेट आप इलेक्शन कमीशन को जमा करते हैं फॉर्म के साथ। तब तक आप कोई आधिकारिक उम्मीदवार नहीं बनते। अभी तो शुरुआत ही थी, आपने वापस ले लिया। सही कारण मैं बताता हूं। इनके ऊपर आरोप किस चीज का है? आरोप नहीं, ये सजा याफ्ता मुजरिम है। मलेरकोटला में कुरान शरीफ के साथ बेअदबी हुई थी। उसमें गवाहों के बयान के आधार पर नरेश यादव को गिरफ्तार किया गया। मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट से सजा सुनाई गई है और आपने टिकट तो दे दिया। लेकिन टिकट मिलने के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी इस नरेश यादव के केस को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में प्रोपेगेंडा शुरू कर दी कि देखिए, आप केजरीवाल को वोट देते हो और एक व्यक्ति जो कुरान शरीफ के बेअदबी में जेल गया, उसको ये टिकट दे रहा है। वोट के लिए तो कुछ भी करेगा केजरीवाल। जैसे ये मालूम चला कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो छिटक रहे हैं, इससे नुकसान हो सकता है, फौरन ये कहा कि भाई एक काम करो, मेरी पूजा करते हुए, मेरी तरफ भक्ति दिखाते हुए कि आप इतने बड़े महान हैं, ईमानदार हैं, आपसे प्रेरणा लेकर के मैं कसम खाता हूं कि जब तक छूट न जाऊं। बड़े छूटे हुए तुम तो ऑलरेडी सजा याफ्ता हो। तो ये कहानी है इसकी। लेकिन ये तो अभी पार्टी के कहने पे उसने टिकट अपना बदला है, मतलब चुनाव लड़ने से मना किया है। अभी आप देखिए आम आदमी पार्टी में कितना बड़ा बड़ा विस्फोट आगे आने वाले समय में होता है। जी। आखिरी खबर में बात सपा सांसद की। संभल हिंसा के बाद जिला प्रशासन का तगड़ा एक्शन जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रशासन ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ 5वीं कार्रवाई की है। छापेमारी, एफआईआर और बिजली कटौती के बाद सांसद के घर की सीढ़ियां बुलडोजर से तोड़ दी गई है। सांसद के जिस मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है वो बिना नक्शा स्वीकृत कराई गई है। इस मामले में संभल एसडीएम सांसद को पहले ही नोटिस भी दे चुके थे। एक तरफ सांसद के घर पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है, तो दूसरी तरफ संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए समय मांग लिया है। एक तरफ बुलडोजर एक्शन, एक तरफ ही अमित शाह से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं। भाई ये लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर रोकवा दीजिए। बहुत फैसला आया था, सारे लोग नाच रहे थे, गाइडलाइंस आई थी कि गाइडलाइंस आ गया, अब बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर के ऊपर फुल स्टॉप लीजिए। एमपी साहब के ही घर पे चल गया बुलडोजर। ये क्रिस्टल क्लियर जो अपनी राजनीति में होता है वही व्यक्ति के द्वारा ये काम किया जा सकता है। और पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं ये काम सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं।
दूसरे किसी में ये हिम्मत नहीं है कि एक एमपी जो रोज सरकार को घेरने की कोशिश करता है, भाई बिजली बिल के मामले में देखिए अभी मीडिया वालों को घुसा रहा है, सब जगह दिखा रहा है कि देखिए हमारे यहाँ तो सोलर पैनल है इसलिए बिल नहीं आ रहा है। अच्छा, ये कौन सा सोलर पैनल है, इतने धूप आ नहीं रही है और सोलर पैनल पे चल रहा है घर? हाँ, सारी बैटरियां नई नई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी खरीद करके कोई रख गया हुआ वहां पे। सोलर पैनल जो लगाया हुआ है वो भी गलत ढंग से लगाया हुआ है, छत पे कोई ऐसा लगता है कि रख के चला गया है। तो तरह तरह की तरकीबें निकाली जा रही हैं। इस तरह के नेताओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, योगी आदित्यनाथ सही काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।